इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हल करके आप अपनी योग्यता को या समझ को देख सकते हैं। आज की कक्षा भूगोल विषय से संबंधित है, जो कक्षा 10 के पहले पाठ संसाधन एवं विकास का दूसरा भाग है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। अगर पार्ट 1 देखना है तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। यह कक्षा 10 के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक। आइए चलिए अब आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे संसाधन नियोजन, ठीक। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है, पहले उसी को जान लें। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। जब किसी कार्य को एक प्लान के अनुरूप करते हैं तो उसी को हम नियोजन कहते हैं, या संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही नियोजन है या प्लानिंग, इसी को आप बोल सकते हैं, ठीक। नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में बहुत ही विविधता पाई जाती है। यहाँ संसाधन तो बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनका वितरण अलग अलग क्षेत्रों में कहीं बहुत अधिक है और कहीं उनकी कमी पाई जाती है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में कोयले की तो प्रचुरता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोयला नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से अरुणाचल में जल संसाधन की प्रचुरता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल संसाधन नहीं पाया जाता, और अरुणाचल में भी बहुत सारे संसाधन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे पवन और सौर ऊर्जा राजस्थान में तो बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ जल संसाधन नहीं पाया जाता, पीने की पानी तक की वहाँ कमी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, ताकि एक क्षेत्र के संसाधनों को हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचा सकें और वहाँ जिन चीज़ों की कमी है उसको कमी को दूर किया जा सके और दूसरे क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से लाकर उन संसाधनों को पूरा किया जाए। चित्र में आप देख सकते हैं कि यह भारत का मैप है, जहाँ पर यह कोयला वाले क्षेत्रों को दिखाया गया है और यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश इत्यादि क्षेत्र आते हैं, जहाँ जल संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से आपका यह राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पवन तथा सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नियोजन के लिए हम क्या करेंगे। नियोजन के लिए हम सोपान बना सकते हैं, एक क्रम बना सकते हैं, और उसके लिए हम संसाधनों का नाम, उसकी उपलब्धता, कहाँ कमी है, कहाँ अधिक मात्रा में है, कहाँ गुणवत्ता उसकी अधिक अच्छी है, कहाँ कम है, ठीक है, इन सब को हम रख देंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए हम झारखंड लिखते हैं, झारखंड में उपलब्धता किसकी है, उपलब्धता कितनी है कोयले की, वो लिख देंगे। उसकी कमी है कि नहीं है, तो कमी नहीं है। इसी प्रकार से अन्य संसाधनों का हम लिस्ट बनाएंगे और जहाँ जिस चीज़ की कमी रहेगी उसको उन क्षेत्रों से लाया जाएगा जहाँ उनकी अधिकता है। ये मान लीजिए अधिकता वाले क्षेत्र है तो यहाँ से कमी वाले क्षेत्रों में लाया जाएगा, ठीक है। गुणवत्ता भी उनका जानना जरूरी है। जैसे भारत में कोयला तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कोयले को, लेकिन
हम बड़ी मात्रा में अच्छे किस्म का कोयला आयात करते हैं। इस कारण से कोयले की गुणवत्ता का जानना बहुत आवश्यक है। केवल मात्रा बस से उसका काम नहीं चलेगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों की संसाधनों का पहचान करना, उनकी तालिका बनाना, यही तालिका है। ठीक है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र बनाएंगे और संसाधनों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगा देंगे। इससे ये संसाधन नियोजन का तरीका है। अगर इतनी जानकारी हमको रहेगी तो हम उसका नियोजन अच्छे तरह से कर सकते हैं। नियोजन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात उपयुक्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना होगा। ठीक है, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि ऐसी तकनीक हो जिससे कि संसाधनों का आसानी से और बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें। जैसे अगर हमारे पास बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं तो हम कोयले की खुदाई आसानी से कर सकते हैं, जबकि अगर केवल लोगों से उसकी खुदाई की जाए तो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। कौशल का क्या अर्थ होता है? कौशल का अर्थ होता है कि उसमें वो गुण होना चाहिए। जैसे जेसीबी मशीन है जिससे हम खुदाई करते हैं, अगर उसको चलाने का ही गुण नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार संसाधनों को उपयोग के लिए हमारे पास कौशल होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जो संसाधनों के नियोजन को ध्यानपूर्वक देखे और उस पर कार्य कर सके। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं? संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, यह काम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चल रहा है या शुरू की गई थी। हालांकि ये पंचवर्षीय योजनाएं अब समाप्त कर दी गई हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन होना ही आवश्यक नहीं है। जैसे आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ बहुत ही गरीबी और पिछड़ापन है, जबकि लोहा, कोयला इत्यादि संसाधनों के मामले में वह बहुत आगे है। तो संसाधनों के साथ क्या होना चाहिए? वहाँ प्रौद्योगिकी विकास होना चाहिए। अगर प्रौद्योगिकी विकास नहीं है तो उस क्षेत्र के संसाधन कोई दूसरा ले जाएगा और उसी संसाधन के बल पे अपना विकास करेगा। जैसे हम औपनिवेशिक काल में या अंग्रेजों के शासन के दौरान देख चुके हैं कि भारत के संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन ने अपना विकास किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास तकनीक का अभाव था, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। वह भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और मशीनों में तैयार माल करके फिर भारत में ही लाकर बेच देते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ? ब्रिटेन का तो विकास हुआ लेकिन भारत पिछड़ा ही रह गया। तो बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब देखिए, संसाधनों का संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? उनको बचाना। ठीक है, बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिना सोचे समझे उपयोग करने से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई। इससे प्रदूषण बढ़ गया, जिसके लिए संसाधन संरक्षण की बात आई। गांधी जी के शब्दों में इस बात को बताया गया है कि प्रकृति में इतने संसाधन हैं कि वह सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लालच की नहीं। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी को अपनी उपयोग करने के लिए भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि चाहिए तो वो तो प्रकृति में इतनी मात्रा में उपलब्ध हैं संसाधन कि वह सबकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लालच की वजह से ये संसाधनों का दोहन अधिक हो गया। जैसे किसी के पास एक मकान है तो उसे 2 मकान बनवा लेता है, 2 मकान है तो 4 बनवाता है, या बड़ा मकान चाहिए। भोजन में सामान्य भोजन की जगह तरह तरह के लजीज भोजन चाहिए। इसकी वजह से संसाधनों पर दबाव पड़ता है और वह उचित रूप से सबका
भला नहीं कर पाते हैं। तो यही बात गांधी जी ने कही है कि किसी के लालच की संतुष्टि नहीं, मनुष्य का लालच कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसकी संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबके पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं। अगला है भू संसाधन। भू का अर्थ होता है धरातल या स्थल या भू या भूमि या जमीन, ठीक है। तो सभी लोग भूमि पर रहते हैं, इस नाते जो भी क्रियाकलाप हम करेंगे वह भूमि से जुड़ा होगा, ठीक। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मनुष्य का जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार, जो भी काम करेंगे वो सब भूमि पर ही आधारित है, ठीक। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू आकृति का मतलब क्या है कि यहाँ जमीन का जो उच्चावच है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस आधार पर उसे हम पर्वत, पठार और मैदान के रूप में बांटते हैं। तो भारत का 43% हिस्सा क्या है, मैदान है, 27% हिस्सा पठार है और 30% हिस्सा आपका पर्वत है। भूमि उपयोग प्रारूप की तुलना, तो इसमें सामान्य भूमि उपयोग 1960-61 और 2014-15 में स्थितियों की तुलना की गई है कि भूमि पर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कौन से कार्य बढ़े हैं और कौन से कार्य कम हुए हैं। जैसे 1960-61 में हमारे पास वन था 18.11% और 2015 में वह बढ़कर कितने हो गए, 23.3%। इसका कारण क्या है? कारण इसका दो प्रकार से हो सकता है। वनों को लगाने के लिए सरकार ने एक तो प्रोत्साहन दिया और एक प्रोत्साहन हो गया, और दूसरा क्या हुआ कि इनकी गणना करने की तरीका में सटीकता आई, जिस कारण से वनों का प्रतिशत हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। 18.11% बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि 1961 में थी, जो 2014-15 में 5.5% हो गई। यानी कि इसमें क्या हुआ है, कमी आई है। कमी का कारण क्या हो सकता है कि सिंचाई के साधनों के बढ़ने के साथ और जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग बंजर भूमि पर भी खेती करने लगे, और कुछ भूमि ऐसी रही होगी जिस पे वन लगा दिया गया। इस वजह से बंजर भूमि का प्रतिशत घटा हुआ दिखाई देता है। अब तीसरा देखिए, गैर प्रयोजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उस समय 4.95% थे और 2014-15 में बढ़कर 8.7% हो गए। इसका क्या अर्थ है? गैर प्रयोजन के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है, ये क्या होता है, जैसे किसी भूमि पर मकान है, घर बना लिया गया, सड़क बना लिए, या और कोई रेलवे लाइन बिछा दी गई, तो ये क्या है, कृषि भूमि या किसी भी भूमि पर ये कृषि के अतिरिक्त जो कार्य किया जाता है उसे गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत भूमि माना जाता है। तो आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का विकास हुआ है, बहुत सारे लोग खेतों में जाके घर बनवाए हैं। इस वजह से यह वाला क्षेत्र बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अस्थाई चारागाह 1961 में 4.71% थे, जो घट गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? सिंचाई के साधनों, खाद बीज इत्यादि के कारण यहाँ हो सकता है कि कृषि होने लगी हो। ठीक है। अगला, विविध वृक्षों और उपवनों, यानी कि जो बाग बगीचे थे उसमें क्या हुआ है, पहले यह 1.5% था, यानी कि 1.5% था, अब 1% हो गया। ठीक। तो आप देखेंगे कि अब बाग बगीचे लोग कम लगाते हैं, इस नाते यह प्रवृत्ति घटने की दिखाई दे रही है। इसी तरह कृषि योग्य जो बंजर भूमि है,
यानी कि 1 साल तक उस पर खेती नहीं की गई है, यानी 1 साल से कम समय में खेती नहीं की गई है, वह पहले ज़्यादा थी और अब देखिए वह कम हो गई। यानी कि पहले 6.23% थी और अब घटकर 4% हो गई है। परती के अतिरिक्त पुरातन भूमि, ऐसी भूमियाँ जिसमें 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई है, उसको परती के अतिरिक्त पुरातन भूमि में रखते हैं। ठीक, इसका प्रतिशत 3.5 से बढ़कर 3.6 हो गया और वर्तमान परती जो थी 3.7% से बढ़कर 4.9% हो गया। ठीक है, और शुद्ध बुआई का क्षेत्र 46.26% से घटकर 45.5% हो गया। इसका कारण क्या हो सकता है? तो वन क्षेत्र में बढ़ोतरी, गैर कृषि कार्यों में बढ़ोतरी का असर हम शुद्ध बुआई वाले क्षेत्र में देखते हैं कि वहाँ थोड़ी कमी आ गई है। भारत सरकार द्वारा 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, जिसमें क्या कहा गया कि 33% हिस्से पर वन या जंगल होने ही चाहिए। और संरक्षण, 2 शब्द है। निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है? भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आना या अनुपयोगी हो जाना। और संरक्षण का अर्थ क्या होता है? कि उसे बचाना। अगर अनुपयोगी हो रही है भूमि तो हम उसको किस प्रकार से बचाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? भूमि संरक्षण कहते हैं। तो अभी हमने देखा हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए भूमि पर ही निर्भर हैं, भोजन, कपड़ा, मकान जो भी है। अब भूमि का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के कारण, यानी कि सोच समझकर इस्तेमाल न करने के कारण इसका निम्नीकरण हो रहा है या भूमि बेकार हो जा रही है, जिस कारण से जो प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे बाढ़, तूफान इत्यादि को बल मिलता है और भूमि और खराब होती है। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। इसमें लगभग 28% हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है। जो भूमि निम्नीकृत हुई है या बेकार हुई है, ज़्यादातर हिस्सा वन क्षेत्रों या जंगलों के अंतर्गत आता है। 28% हिस्सा वन क्षेत्र या जंगलों के अंतर्गत आता है। 56% हिस्सा जल द्वारा अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय हो गया है या क्षारीय हो गया है। भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारण, मानव के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा। तो उसके कारण क्या है? वन का उन्मूलन करना, अति पशुचारण करना, खनन इत्यादि कृषि गतिविधियाँ भी इसमें शामिल है। खनन के कारण देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ लोहा कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रभावित है। उड़ीसा में वन के उन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में अति पशुचारण एक समस्या है। अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना, जिससे कि वहाँ घास या अन्य पौधे उगने से पहले वह पशु खा जाते हैं और इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ठीक, अति सिंचन के कारण से क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे भूमि जो है जलाक्रांत या जल से भर जाती है, जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इससे लवणीयता तथा क्षारीयता बढ़ती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे सीमेंट बनाने में, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने में, खड़िया, चूना, सिलखड़ी इत्यादि का उपयोग करने से
धूल निकलती है, जो धूल उड़ती है वह कहीं जाकर जमती भी है। तो जमने के कारण क्या होता है, जल नीचे जा नहीं पाता। जैसे कहीं पे अगर आप सीमेंट का एक लेयर बिछा दीजिए और वह सूखने के बाद आप इस पे जल डालेंगे तो जल नीचे नहीं जा पाएगा। तो वही समस्या अन्य क्षेत्रों में भूमि पर आती है और प्राकृतिक रूप से जो जल नीचे जा रहा था वह नीचे नहीं जा पाता, जिस कारण से वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। औद्योगिक अपशिष्टों के कारण भी, औद्योगिक अपशिष्ट जल जो होता है उसमें, ये गलत टाइप हो गया है। औद्योगिक अपशिष्ट जल क्या होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं। जब वह किसी क्षेत्र या भूमि पर इकट्ठा होते हैं तो वह ज़मीन जहरीली हो जाती है और वह किसी भी प्रकार की वनस्पति या कृषि के योग्य नहीं रह जाती है और भूमि निम्नीकरण होता है। पंजाब और हरियाणा में हमने अभी देखा कि भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, अति सिंचाई। अति सिंचाई से किस प्रकार से भूमि निम्नीकरण होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इस बात को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई भूमि है जिसको हमने लंबवत काट लिया है। ठीक है, यहाँ हम खेती करते हैं। अब जल जमाव के कारण क्या होगा कि यह भूमि का जल जो नीचे वाले जल से है, पतली पतली कोशिकाओं या जिसे केश नली कहते हैं, कोशिकाओं के से जुड़ जाएगा और जब यह जल सूर्य की उष्मा के कारण वाष्पित होता है तो यहाँ नीचे जो भी पदार्थ है, कैल्शियम इत्यादि लवण है, वह जल के साथ ऊपर आता है और जल के वाष्पीकरण होने के उपरांत वह लवण उस खेत पर या क्षेत्र पर बिछ जाता है। इस वजह से वह कृषि के लिए धीरे धीरे अनुपयोगी हो जाता है। की घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में होने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ प्राकृतिक रूप से वर्षा कम होती है, लेकिन सिंचाई के कारण जब जल अधिक भर दिया जाता है तब जल का वाष्पीकरण अधिक होने लगता है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है और धूप अधिक होता है। जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश बंगाल जैसे राज्यों में इस प्रकार की समस्या नहीं आती, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से ही वर्षा अधिक होती है और यहाँ के भूमि जल का स्तर भी ऊंचा है। भूमि निम्नीकरण रोकने के उपाय। तो भूमि का निम्नीकरण जिन कारणों से हो रहा है उन्हीं कारणों को हम क्या करें, जो कारण है इन्हीं को अगर हम ख़त्म कर दें तो भूमि निम्नीकरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे वनों की कटाई हो रही थी तो अब हम क्या करेंगे, वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करेंगे ताकि अति चराई ना हो सके, बहुत ज़्यादा पशु न चर पाएँ, उसके लिए कुछ नियम बना देंगे। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, तो ये कहाँ काम आएगा, ये आएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में। वहाँ क्या होता है कि पवन जो है हवा को उड़ा के ले जाती है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पेड़ लगा दिया तो क्या हो जाएगी, हवा में एक तो अवरोध उत्पन्न होगा और दूसरा जो हवा उड़ा के धूल को ले जा रही थी वो भी यहाँ से नहीं ले जा पाएगी। अनियंत्रित पशुचारण पे रोक लगा देंगे। ठीक है, रेतीले टीले पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर। अब देखिए टीला क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं पे हवा मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और कहीं जमा भी देती है। जमाने की वजह से कई सारे टीले बन जाते हैं, फिर इन्हीं टीलों को वह हवा उड़ाकर आगे ले जाएगी और धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार होता रहता है। तो हम इस पर क्या करेंगे, पेड़ पौधे झाड़ियाँ घास जो भी हम वहाँ उगने लायक चीज़ होगी उसको लगा देंगे और वह उन्हीं जड़ों से वह जकड़ जाएगा, जिस कारण से अब इनका अपर्दन
नहीं हो पाएगा, हवा अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। आगे देखिए, समोच्च कृषि करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि अब क्या होती है? समोच्च कृषि में हम समोच्च रेखाओं, समोच्च रेखा क्या होती है इसको देख लेते हैं। समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करेंगे। अब समोच्च रेखा जैसे कहीं पे ये मान लीजिए है 100 मीटर ऊंचाई, यहाँ भी 100 मीटर है, यहाँ 100 मीटर है, यहाँ 200 मीटर है, यहाँ 200 मीटर है, यहाँ 200 मीटर है। तो इनको मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसी को बोलते हैं समोच्च रेखा या समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। समोच्च जुताई में हम समोच्च रेखा के समानांतर, समोच्च रेखा के समानांतर जुताई करते हैं जिससे कि मिट्टी इत्यादि के बहाव को रोका जा सके। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अब इसका ढाल कुछ इस प्रकार है और समोच्च रेखाएं कुछ इस प्रकार से जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 मीटर है तो यहाँ भी ऐसे 100 मीटर होते हुए फिर यहाँ 100 मीटर वाली रेखा को मिलाएगी, फिर यहाँ 100 मीटर वाली रेखा को मिलाएगी। तो हम जुताई इस प्रकार से करेंगे ताकि जब जल आए तो इसमें यह अवरोध का काम करे और मिट्टी यहाँ से बहकर नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम ढाल के अनुरूप जुताई कर देते हैं तो क्या होगा, जल आएगा और इसे बढ़िया से नालियाँ बनी हुई मिलेंगी और अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, जिसे अवनलिका अपर्दन भी कहते हैं। अगला देखिए, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना है। बंजर भूमि में जो भी तकनीक लगाकर या तो वहाँ कृषि करिए या तो उसको चारागाह के रूप में विकसित करेंगे जिसकी वजह से भूमि का क्षरण नहीं होगा। औद्योगिक जल जो विषैला पदार्थ अभी आपने देखा निम्नीकरण के कारण में, जो औद्योगिक जल या औद्योगिक अपशिष्ट जल था जो विषैला पदार्थ लेकर आता था, उनको पहले हम छान लेंगे, परिष्करण करेंगे। छानने के बाद जो विषैला पदार्थ है उसे निकाल देंगे और शेष जल को हम दूसरी जगह पर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूमि निम्नीकरण के उपाय। इसी के साथ भाग 2 समाप्त होता है और इस पाठ से संबंधित आगे की बात भाग 3 में की जाएगी। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 43% भूभाग पर। दूसरा प्रश्न देखिए, 2014-15 के उपयोग प्रारूप के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 23% भाग पर। तीसरा देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? उत्तर देखिए, अति सिंचाई। चौथा प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अनियंत्रित पशुचारण। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लाई गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1952 में। इसी के साथ यह कक्षा समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद।